देंगे आपको भी। सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। आज सुबह महोदय कई माननीय सदस्य आए थे 0 आवर का क्वेश्चन डालने के लिए। पोर्टिको में खड़े थे, इतना बड़ा पोर्टिको जो है मलबा ऊपर से गिरा और कई माननीय सदस्य बच गए। दिखवा तो लेते उसको दिखवा लेना निश्चित तौर पर उचित है महोदय। माननीय सदस्य श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता जी, ठीक। श्री माधव आनंद नियमानुसार क्यों नहीं है महोदय? उसमें कर लेंगे। श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता सर मैंने ये जवाब मांगा था कि बिहार में हेल्थ पे कितने पर कैपिटा खर्च किया जाता है। सरकार से मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहता हूँ, लेकिन अभी तक जवाब अप्राप्त है महोदय। बिहार में हमारे पास जो जानकारी अवेलेबल है कि हेल्थ केयर पे 1000 से पर कैपिटा खर्च किया जाता है पर एनम, और बिहार इस मामले में सबसे नीचे है महोदय, सबसे नीचे। इसके जब जब ये चीज़ें स्थिति पैदा होती है, IMR जो है बिहार का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत बढ़ता है महोदय। आप देखेंगे कि हर एक PSC में लगभग 500 से महिलाएं प्रसव पीड़ा से आती हैं और उसमें 90% महिला, लगभग 450 महिलाएं एनेमिक होती है, और ये लीड करता है कि जो बच्चे की मृत्यु दर है बिहार में सबसे ज़्यादा होता है। आप देखेंगे किसके वजह से पॉपुलेशन टू बेड है उसकी संख्या बहुत कम, 1 लाख में मात्र 37 बेड है बिहार में, और डॉक्टरों की संख्या 21 है 1 लाख में। आप पूरा पूछ लीजिए जी, वही मैं ले रहा हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार आखिर इस पे क्या कर रही है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो होती है नागरिकों का बहुत बढ़ता है, और इस जब 1000 से कम होता है, मात्र 701 रुपया है, जब यह स्थिति आती है ये बोझ स्टेट फेल करता है, प्राइवेट सेक्टर बढ़ता है। और यही एक वजह है कि पेशेंट वहाँ जो हम लोग करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसकी भारी कमी होती है। आप किशनगंज में जाइए, 40 मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट सैंक्शन है, मात्र 20 है। सरकार इसमें क्या कर रही है हम जानना चाहते हैं। बैठ जाइए माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति है कि नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2023 में जो आंकड़ा प्रकाशित हुआ है वह नेशनल हेल्थ एस्टीमेट 2019-20 के आधार पर है, जिसमें गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर 18,000 क्या है, हाँ 8,470 करोड़ रुपया दर्शाया गया है, जो कि बढ़कर वर्ष 2024-25 15,428 करोड़ 1 लाख हो गया है। इस प्रकार खर्च में कुल 7,011 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। विदित हो कि वर्ष 19-20 में दवा मद में कुल 215 करोड़ 24 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जो कि वर्ष 24-25 में बढ़कर 758 करोड़ रुपये हो गया है। इस प्रकार दवा में बिहार सरकार का खर्च 2019-20 की अपेक्षा 3 गुना से ज्यादा बढ़ा है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2023 के प्रकाशित आंकड़ों में यह उल्लेख है कि बिहार का गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर GDSP का 1.5 प्रकाशित है, जबकि झारखंड का 1.2 प्रकाशित है, पश्चिम बंगाल का 1.1 प्रकाशित है। बिहार सरकार 7 निश्चय पार्ट 3 में
प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र एवं जिला अस्पतालों को अति विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। 7 निश्चय पाठ 3 के तहत प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हड्डी रोग, नेत्र रोग, कान एवं गला रोग के विशेषज्ञ के साथ फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य है। साथ ही जिला अस्पतालों में इंडोस्कोपी, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी दवा के विशेष चिकित्सा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। उपयुक्त गतिविधियों से राज्य में प्रति व्यक्ति औसतन खर्च में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। और माननीय अध्यक्ष महोदय को पता होना चाहिए कि भारत सरकार भी 6,000 रुपया मातृ वंदना के तहत, माननीय सदस्य महोदय, हमको लगता है कि जो उस अनुपात में बढ़ा है, उस अनुपात में बढ़ा है। मुझे लगता है कि जो चीज मैंने सरकार से पूछा है, सरकार को ये बात समझ में नहीं आई। प्रमोद जी, जब पर कैपिटा एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो ये मानक होता है कि आपके विश्व बैंक में या आपका हेल्थ स्टेटस, हेल्थ प्रोफाइल नागरिकों का क्या है। आप ये जो ठीक उसी तरह का आप ये बता रहे हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 19 मरीज आता था, 11,600 कुछ आ रहा है। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो सरकार ने आपको कहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब पर कैपिटा इनकम, जब यही मानक होता है हेल्थ प्रोफाइल का, हेल्थ स्टेटस का, और आप बता रहे हैं कि आपने क्या क्या किया। अगर आप ये करते ये हालत आज नहीं होती। आज आपको पता है कि जब डॉक्टर हमारे यहाँ नहीं है, ये सिर्फ पर कैपिटा जब एक्सपेंडिचर 1,000 से कम होता है तो ये सारी सिचुएशन होती है। हम डॉक्टरों को दोष दे रहे हैं वहाँ कि रेफर कर देता है। ये जो ओएपी की बात मैं कह रहा हूँ, जब आप अस्पताल में अब जाते हैं और वहाँ सुविधा नहीं होती है तो तुरंत रेफर करते हैं पटना, और ये जो एम्बुलेंस वाले बेच देते हैं पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल में, और यहीं पे स्टेट होता है। ये डेट आता है, हम लोग गरीबी में डूबते चले जाते हैं इसके वजह से। माननीय सदस्य से ये जानना पूरा वही मैं कर रहा हूँ कि सरकार जो डाटा दिया है अभी, ये बताने में ये बिल्कुल लोग सक्षम हो रहे हैं कि पर कैपिटा खर्च कितना होगा, आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, बढ़ेगा, हम ये जानना। माननीय मंत्री, इनको उपलब्ध करा दीजिएगा, अलग से नहीं है तब। हाँ, माननीय मंत्री, इतना माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, सही बात है कि माननीय मंत्री ने उनके सभी प्रश्नों का जवाब दिया है। इन्होंने IMR की बात कही, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो की बात कही, तो मंत्री जी ने बताया है कि हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्वास्थ्य सुविधाएं आम लोगों के लिए बढ़ाई हैं, उससे न सिर्फ IMR जिसकी चर्चा कर रहे थे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो, MMR भी मैटरनल जो ये रेशियो है उसका में भी इम्प्रूवमेंट है। जो आप IMR की बात कहे थे वो बैठिए आप, पूरी बात सुन लीजिए। पहले 40 व्यक्ति माने 40 इन्फेंट प्रति 1000 डिलीवरी से अधिक हुआ करता था, और सरकार ने जब सुविधाएं बढ़ाई हैं तो IMR अब घट के 22-23 पर आ गया है। और जो चीज आपने स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च की बात कही, मंत्री ने तो स्पष्ट बता दिया है कि भाई जो हमारा GSDP है, पूरे स्टेट का जो खर्चा है उसमें जो हम आम लोगों के स्वास्थ्य पर खर्चा करते हैं वो 1.5% है। जो आप झारखंड किससे तुलना किए हैं उसकी भी चर्चा उन्होंने कर दी। उन लोगों से अधिक हम जो GSDP का खर्चा आम लोगों के स्वास्थ्य पर करते हैं। इसलिए महोदय, जो माननीय सदस्य की चिंता थी, सरकार उस पर पूरी तरह सजग है, और सरकार को आम लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है, और स्वास्थ्य के हर पैरामीटर पर यानी हर मापदंड पर हम लोग लगातार सुधार कर रहे हैं। यह हम बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं। माननीय सदस्य माधवानंद, बहुत स्पष्ट हो गया है, प्लीज बैठ जाइए। आप अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूँ, संकट कारक हैं क्या? बैठ जाइए प्लीज, गुप्ता जी बैठ जाइए। आप उत्तर आया है ना?
अध्यक्ष महोदय उत्तर नहीं आया है। पूछ लीजिए। अध्यक्ष महोदय मैं पूछता हूं, क्या मंत्री स्वास्थ्य विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे, क्या यह बात सही है कि आशा कार्यकर्ता प्रसव और अन्य आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राज्य अस्पतालों में मौजूद रहती हैं, किंतु सासाराम सहित राज्य के अन्य हिस्सों में अधिकांश प्राथमिक एवं सामुदायिक? ऐसा है, उत्तर सुन लीजिए पहले। माननीय मंत्री, वस्तु स्थिति यह है कि वर्तमान में रोहतास जिला अंतर्गत एक जिला अस्पताल रोहतास में, 2 अनुमंडलीय अस्पताल डेहरी ऑनसोन एवं विक्रमगंज में एवं 2 रेफरल अस्पताल नासरीगंज एवं नवहट्टा में आशा घर क्रियाशील है। साथ ही राज्य के 91 स्वास्थ्य संस्थानों यथा जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं रेफरल अस्पताल में भी आशा घर क्रियाशील है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में राशि की उपलब्धता के आधार पर अतिरिक्त आशा घर के निर्माण हेतु कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य राघवेंद्र प्रताप सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो हमारा प्रश्न है, मैं समझता हूं उत्तर मिल गया है ना? उत्तर मिल गया है। पूरा पूछ लीजिए। इसमें आश्वासन दिया गया है माननीय मंत्री जी के तरफ से कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का मामला विचाराधीन है। यह बात जो आज मैंने इस प्रश्न में रखा है, ये हम जितने यहाँ सदस्य बैठे हुए हैं और जो लोग भी कार्यरत हैं आपको राज्य सचिवालय में चाहे अन्य जगहों पर, हमारे बगल के राज्यों ने कैशलेस सुविधा दे दी है। उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो। दिक्कत ये है, केंद्र में भी है। दिक्कत ये है कि यह जो अभी सरकार के तरफ से व्यवस्था है उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। हम जांच कराते हैं तो हम वहाँ बहुत सी जगहों पर वहाँ कोई रसीद नहीं ले पाते हैं या कोई प्रूफ नहीं रहता है, और हम जो देते हैं उसके बाद उसकी जांच की जाती है। कोई मरीज हम हों या इसमें जितने लोगों को शामिल किया गया है वो अस्पताल में जाएं, दम तोड़ दें, उसके बाद कोई सुविधा मिले, इसका तो कोई तात्पर्य नहीं होता है। और मैं यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी बैठे हुए हैं, इन्होंने कैशलेस सुविधा की बात कही थी, और जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है जब ये रेलवे मंत्री थे तो इन्होंने कैशलेस सुविधा भी देने का काम वहाँ पर किया था। तो आज ये इससे वंचित क्यों किया जा रहा है? माननीय स्वास्थ्य मंत्री यहाँ नहीं है, प्रभार में है, वो अपनी बात पूरी नहीं रख पाएंगे मैं जानता हूँ। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप इस पर विचार करके और सरकार से कहें कि इस पर फैसला तत्काल ले लिया जाए। विचाराधीन है। क्या विचाराधीन है? ये आज कई वर्षों से विचाराधीन है। कब तक सरकार विचार करेगी? ये तो होना चाहिए ना। माननीय मंत्री, आप बताइए, जितने सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, प्लीज बैठे। माननीय दे रहे जवाब। नहीं, माननीय सदस्य ने जो आग्रह किया है पूरी तरह सरकार सहमत है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश भी है इसको करना है। मैं सहमत हूँ। सीजीएचएस में यदि सबकी सहमति होगी तो हमको कोई दिक्कत नहीं, राज्य सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो सुविधा अभी हम दे रहे हैं उससे अच्छा सीजीएचएस का सुविधा नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ। मैं तो चाहूँगा आप लोगों का भी सहयोग मिले। मैंने 3 बैठक इसके लिए विशेष तौर पर किया है, और आगे भी मैं चाहता हूं कि अच्छा सुझाव हमको मिले। मैं पूर्ण रूप से सीजीएचएस की मांग यदि करते हैं तो मैं तुरंत सहमत हूं, कल सरकार निर्णय ले ली। लेकिन कैशलेस की बात, उससे अच्छा सुविधा हम दे रहे हैं, हम कैशलेस से अधिक अच्छा सुविधा दे रहे। एक प्रॉब्लम जरूर आता है कि हम एडवांस में हमको पैसा देना पड़ता, तो राज्य सरकार ने यह व्यवस्था किया कि आपके माध्यम से हम एडवांस पैसा भी देते हैं। लेकिन अच्छा सुझाव आए, मैं जरूर माननीय सदस्य और कई वरिष्ठ साथियों से आग्रह करूंगा कि सुझाव दीजिए, इसको सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, इसको करेगी। इसके बैठक बुलवा लीजिए प्लीज।
हमारा सुझाव होगा माननीय मंत्री, हाँ। एक बैठक बुला लीजिए 1 सप्ताह के अंदर में, और बैठक बुला के आप सबको राय ले ली जाएगी। देखा जाए, सीधी बात है, एक मिनट, कैशलेस, उसके अलावा कोई डिमांड हम आपसे नहीं कर रहे हैं। अब बगल के राज्यों में किया गया है, और आप और हमारी सरकार जो है वो तो कई तरह की सुविधाएं लोगों को दे रही है, और आप लोग भी दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन यह जो आप कहीं न कहीं घुमाने की बात कर रहे हैं, तो सरकार तैयार है। इसको नहीं घुमाया जाए, इस पर स्पष्ट रूप से सरकार कहे कि हाँ, कैशलेस की व्यवस्था सरकार करेगी। सरकार 1 सप्ताह के अंदर में बैठक बुला करके आप सदस्यों को बुला करके, आपसे उम्मीद है, अब आप सर बैठक की बात कर रहे हैं, ठीक है, बैठक हो जाए। कई बैठकें हो चुकी, कई विचार हो चुके, अंतिम रहेगा बैठक। सीधी बात है, कैशलेस, ये अंतिम बैठक रहेगा, रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग क्या हमने राघवेंद्र बाबू बताइए, ये राघवेंद्र बाबू, राघवेंद्र प्रताप सिंह लड़ रहे हैं, अकेले राघवेंद्र प्रताप सिंह सारे लोगों के लिए लड़ रहे हैं। बैठिए बैठिए। आइए आप लोग बोलिए। सरकार माननीय विधायकों की राय सहमत, सरकार माननीय विधायकों की राय सहमत है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है, विश्वास कीजिए 1 सप्ताह के अंदर बैठक बुला करके आप सबसे राय लेकर के जो चाहते कर दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए माननीय अध्यक्ष उदय कुमार सिंह, अच्छा बोलिए, मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, क्या इसमें है? हो जाएगा, थोड़ा धैर्य रखिए, ये तो धैर्य रखिए ना, हो जाएगा। सिग्नेचर मानने के बाद विधानसभा उसको रिम्बर्समेंट के लिए वेरीफाई करती है। दिल्ली एम्स का एमडी मिलता है क्या? और दिल्ली एम्स का कैश रिसिप्ट रहने के बाद रिम्बर्समेंट नहीं करती है और सदस्यों को परेशान किया जाता है, तो इसमें समय क्या लेना है? सरकार यहाँ है, सरकार उत्तर दे इस पर, समय क्या लेना है? कैशलेस में बेईमानी कहाँ है हुजूर? कैशलेस में बेईमानी कहाँ है हुजूर? सारी बैठ जाइए प्लीज हुजूर, आप इसमें सारे को आप सबों की राय आ गई है, थोड़ा सा हाँ। मैं एक चीज स्पष्ट है, बिना अनुमति के वीरेंद्र भाई, अरे भाई वीरेंद्र प्लीज, सरकार खड़ी है, सरकार, अरे सरकार खड़ी जवाब के लिए पूरी तरह सहमत है। सुन लीजिए राघवेंद्र राव, आपकी बात सुन लिया गया है, सुन लीजिए। माननीय मंत्री खड़े हैं, प्लीज माननीय मंत्री खड़े, पूरी तरह सहमत है। आग्रह, बैठ जाइए आप, अब वरीय सदस्य बैठ जाइए प्लीज, माननीय मंत्री खड़े हैं। माननीय सदस्यों की भावना से पूरी तरह सरकार सहमत। मैंने दो ही चीज कहा, कई राज्यों में इसको इंश्योरेंस मोड में लोगों ने किया है, वो इंश्योरेंस मोड में करते हैं। हमारे यहाँ कृषि के ऊपर हम लोगों ने इंश्योरेंस मोड में किया था, हमारा पेमेंट नहीं हो पा रहा था, तो इस पर ऑब्जेक्शंस क्रिएट हुए थे। लेकिन हम स्पष्ट हैं, हम पूरी तरह सहमत हैं। यदि माननीय सदस्यों की यहाँ पर सहमति है कि सीजीएचएस से करना चाहिए, सरकार करेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। कैशलेस होगा, 100% कैशलेस होगा, जो माननीय सांसद रहे सबको पता है। माननीय सदस्य उदय कुमार सिंह, सरकार स्पष्ट कर दी है, सरकार सहमत है, सरकार आप सबों की राय सहमत है, डिबेट की आवश्यकता नहीं है, सरकार का जवाब हो गया है, सरकार सहमत है, चिंता मत कीजिए। श्री उदय कुमार सिंह, पूछता हूं, सुझाव के लिए बैठक हो जाएगी, छोड़ दीजिए, अभी समय नहीं, बैठ जाइए। उदय कुमार सिंह, पूछता हूं माननीय मंत्री, है कि डोभी प्रखंड से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजपथ पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डोभी को 30 सैया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उत्क्रमित कर नए भवन का निर्माण कराया गया है। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों द्वारा दुर्घटनाग्रस्त मरीजों को उपचार किया जाता है। साथ ही लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर संचालित अनुमंडल अस्पताल सिरघाटी को ट्रॉमा सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है। उल्लेखनीय है कि गंभीर रूप से घायल मरीजों के बेहतर इलाज हेतु 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल गया जी रेफर किया जाता है। साथ ही 7 निश्चय 3 अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है।
अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री अख्तरुल रहमान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे उत्तर प्राप्त हुआ है, लेकिन उससे पहले कि मैं अपने पूरक की तरफ आपको का ध्यान आकृष्ट कराऊं, एक बात नीतिगत कहना चाहूंगा। एक मिनट सर, ये सदन बड़ा कीमती है और आवाम के खून और पसीने के पैसे से लाखों रुपए एक दिन में खर्च हो रहा है, और पदाधिकारियों की तरफ से अगर गलत रिपोर्ट आ जाए सर, विधायक कहता है कि ऐसा नहीं हुआ और पदाधिकारी का ऐसा होता है, दोनों में कोई एक सच्चा होगा क्या? कोई ऐसी समिति बनवाइए सर, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैंने कहा है कि मेरे क्षेत्र में बैसा में तार जर्जर है और वहां पर सही तौर पर विद्युत की सप्लाई नहीं हो रही है। आरडीएसएस योजना के तहत काम हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि बिजली के क्षेत्र में बड़ा काम इन्होंने किया है, लेकिन हमारा क्षेत्र हुआ कि आरडीएसएस में सर कटिहार और पूर्णिया को कंबाइंड टेंडर हुआ और हमारा क्षेत्र सबसे आने जाने में पिछड़ा है, नदी है, नाले हैं, पुल नहीं है, कोई ठेकेदार वहां नहीं गया सर। नतीजा ये हुआ कि राजीव गांधी के वो जब विद्युतीकरण था उसमें भी काम कम हुआ और अभी हमारे यहाँ काम नहीं हुआ है। माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जो रिपोर्ट दिया है आपके पदाधिकारी ने, मैं चैलेंज करता हूं कि गलत है सर, और वहां पर आज भी हमारा जो मोनीटोला है, पोखरिया है, घटारो है, गिरिया है, ये जो मनवारे है, हफनिया है, ये सब गांव में सर तार लटक रहा है सर। हादसा हुए सर, वहां पर गोस्तला में एक लड़की मर गई सर हमारी। जवाब तो सर सर जवाब ले लीजिए, भेज दीजिए, करवा देंगे। ठीक है सर, मैं माननीय मंत्री का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कहा कि लिखित पर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सरवर आलम। लेकिन सर प्लीज बैठ जाइए। सरवर आलम। अध्यक्ष महोदय, मुझे उत्तर प्राप्त हुआ है, पर उत्तर संतोषजनक नहीं है। इसमें मैंने पूछा था कि 2024 में ये पीएससी सेंटर से सीएससी सेंटर में करा दिया गया था, लेकिन उसकी जो व्यवस्थाएं होती है उसमें कोई भी उपलब्धता नहीं है। जिस तरह से सीएससी सेंटर में होना चाहिए, सिर्फ नाम बदल दिया गया है, लेकिन उसमें कोई भी उसके अनुसार, उनके अनुसार जो 6 विशेष डॉक्टर होना चाहिए, सर्जन होना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए, फिजिशियन होना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए और एक जो है बच्चे का डॉक्टर होना चाहिए, एनेस्थेसिया होना चाहिए, उसके अनुरूप कुछ भी उपलब्ध नहीं है कोचाधामन के। और ये कोचाधामन बहुत ही किशनगंज से लगभग 20 किलोमीटर अंदर है। माननीय मंत्री। माननीय सदस्य जो बता रहे हैं उसमें एक जानकारी के लिए कि 7 निश्चय 3 जो है उसमें 7 निश्चय 3 का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस क्रम में पूर्व से दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त 2 सैया के आईसीयू, गहन एवं चिकित्सा इकाई, इस तरह से हड्डी रोग, नेत्र रोग, ईएनटी कान, ये 7 निश्चय 3 के तहत होने वाला है। इसलिए माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वो प्रश्न का यही जवाब है, और जो मैंने आपको दिया है वह कोई कोचाधाम वस्तु स्थिति है कि कोचाधामन प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 30 सैया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उत्क्रमित कर नए भवन का निर्माण कराया गया है। आपकी जानकारी के लिए वर्तमान में उक्त अस्पताल में पदस्थापित 3 समान चिकित्सक, 1 दंत चिकित्सक, 1 एवं 12 कर्मियों द्वारा आम जनों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। विभागीय राज्यादेश संख्या 550/10 दिनांक 11/4/2025 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के सुचारू रूप से संचालन हेतु पद सृजन किया गया है। चिकित्सा एवं अन्य कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर पदस्थापना की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही 7 निश्चय 3 अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। तो माननीय सदस्य को और क्या ठीक है, माननीय मंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में जब अपग्रेड कर दिया गया तो अभी तक क्यों नहीं हुआ और अब कब तक कराएंगे? वहां पे आपका जो है एक्सरे जो है वहां पे अब तक डिजिटल नहीं हुआ है, वहां पे आपका ईसीजी का प्रावधान नहीं हो रहा है, वहां पे आपका जो है पुराना जो है अब तक एक्सरे है उसको डिजिटल करा दिया जाए। अब तक कब तक कराएंगे? 2000 आपने कहा है कि इसको अपग्रेड कराया जाएगा,
7 निश्चय 2025-30 में, लेकिन जब ये 2024 में हो गया है तो इसको कब तक करा देंगे? वो बहुत ही इंटीरियर इलाका है जिससे लोगों की आए दिन मौतें हो रही है। उधर अगर कहीं घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ के लोग किशनगंज तक नहीं पहुंच पाते हैं, और सबसे ज्यादा गायनेकोलॉजिस्ट को लेकर के वहाँ दिक्कतें हो रही है। टेक्नीशियन की आवश्यकता पड़ती है, डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, और जो वर्तमान सरकार है, इस वर्तमान सरकार में जो नए मेडिकल कॉलेज खुले, आपके समय में 6 ही मेडिकल कॉलेज थे, उससे इतने बड़े बिहार में। माननीय मंत्री एक मिनट सुनिए, अब आपके जमाने में, आपके राज्य में इतने अनुमंडल में स्वास्थ्य केंद्र नहीं थे। आज ये सरकार का देन है, सरकार का। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार जो सरकार का जो वादा है, जितना बिहार में सरकार का जो वादा है, मैं उससे सहमत हूँ। सरकार जो काम कर रही है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा में मैं कह रहा हूं कि स्वास्थ्य सुविधा जो है उसको सुधारने की बात माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री की बातों को, इनका सुझाव जो आया है उसको दिखवा लीजिए, दिखवा करके जल्द से पूरा करवाइए। विषय तो नहीं है, अपने अनुमति प्लीज, बिना अनुमति के मत बोलिए। बैठिए, इस बात को प्रोसीडिंग में नहीं ली जाएगी। आप बैठिए, उनका सवाल है, आप पहले बैठिए। अब बैठिए ना, पहले अनुमति दिया हमने है, आपको हमने अनुमति नहीं दिया है। अभी फर्दर उनका पूरक 2 हुआ है। माननीय मंत्री महोदय, आप बता दीजिए कब तक हो जाएगा? माननीय मंत्री से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि डिजिटल एक्सरे और सारी व्यवस्था अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था कर दी जाए। 7 निश्चय 3 के तहत सारी व्यवस्थाएं खड़ी होने वाली है। ठीक। और डॉक्टर को मोहम्मद फैसल रहमान हो जाएगा। आपका सुझाव सही है, सरकार ने संज्ञान में ले लिया है, विश्वास कीजिए जल्द ही पूरा करा लिया जाएगा। मोहम्मद फैसल रहमान। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था ढाका में ब्लड बैंक खोलने का। जवाब में आया है ब्लड स्टोरेज का व्यवस्था ढाका अनुमंडलीय अस्पताल में किया गया है, लेकिन अध्यक्ष महोदय वहाँ हजारों नौजवान ब्लड डोनेशन करना चाहता है, जिसको लेकर उसको मोतिहारी जाना पड़ता है, लगभग 30 किलोमीटर दूर। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वहां पे कलेक्शन यूनिट खोलने का विचार रखते हैं या नहीं। माननीय मंत्री, इसको स्थगित कर देते हैं। माननीय मंत्री, जवाब नहीं है? जवाब जी, वस्तु सुन लीजिए, जवाब है। वस्तु स्थिति है कि बेलागंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन मरम्मति योग्य है। इसके मरम्मति हेतु निर्माण एजेंसी BMSICL द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। राज्य के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों के चारदीवारी का निर्माण कार्य राशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध। ब्लड बैंक के बारे में है, ब्लड बैंक खोलने के बारे में है। एक क्वेश्चन जो है, माननीय मंत्री आप शांति बना रखिए, एक प्रश्न जो है ब्लड बैंक, माननीय मंत्री एक प्रश्न है ब्लड बैंक खोलने के संबंध में है, इसको स्थगित किया जाता है। श्रीमती मीना कुमारी, ये प्रश्न स्थगित हुआ, अगला जवाब हो जाएगा। श्रीमती मीना कुमारी, माननीय मंत्री ऊर्जा, जवाब मिला? पूरा पूछ लीजिए। इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय, पदाधिकारी जो जवाब दिया है वो पूरी तरह गलत है, क्योंकि हमें 2 दिन पहले जवाब मिली थी जी, हमें 2 दिन पहले जवाब मिली थी। मैं सारा सर्वे करवा के आई हूँ। चतरा गबरौरा उत्तर में 50 किसान, चतरा गबरौरा दक्षिण में 40, इनरवा में 40, कन्होली में 35, चनर्दी में 25, कुल 190 किसान का कनेक्शन ले चुका है और अभी तक पोलिंग और वायरिंग नहीं हुआ है। लेकिन जवाब जो मिला है कि मात्र 40 किसान
का भी पेंडिंग है। तो हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि वो एक उच्च स्तरीय जांच करके उन पदाधिकारियों पर कार्रवाई करे जो हमेशा गलत जवाब दे के भेजती है। माननीय मंत्री, और मैं आग्रह करूंगी, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती मनोरमा देवी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के द्वारा जवाब दिया गया वो सकारात्मक है और सर माननीय मंत्री जी के आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, साथ में आग्रह भी करना चाहती हूँ कि काम को शीघ्र कराया जाए। माननीय मंत्री, वस्तुस्थिति है कि बेलागंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन मरम्मती योग्य है। इसके मरम्मती हेतु निर्माण एजेंसी द्वारा प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। राज्य के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों के चरदीवारी का निर्माण कार्य राशि की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से कराया जाना है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलागंज के चरदीवारी निर्माण हेतु विभागीय पत्रांक 198/10 दिनांक 4/2/2026 द्वारा निर्माण एजेंसी BMCSICL से प्राक्कलन की मांग की गई है। प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत राशि की उपलब्धता के आधार पर मरम्मती एवं चरदीवारी निर्माण कार्य विहित प्रक्रिया अनुसार स्वीकृति दी जाएगी। ठीक है। श्री अजय कुमार। माननीय उत्तर मिला है ना? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार सदन में अपनी बातों को रखने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। साथ साथ आदरणीय लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी को मैं धन्यवाद देता हूं। आप एक मिनट पूछ लीजिए। और टिकारी विधानसभा के महान सदस्य को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपकी आवाज बनकर के मुझे माननीय सदस्य इस विधानसभा में पूरे पूछ लीजिए। जवाब शांति बनाए रखिए। संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। दिशा के बैठक में मैंने आवाज उठाया कि गया जिला में 24 ब्लॉक में नल है लेकिन जल नहीं, केवल कागज पर ही मौका मिलता है। जिला अधिकारी साहब ने बोले कि टीम गठित करते हैं, कहते हैं कि विपक्ष वाला हल्ला करते हैं। अजय बाबू, दोनों कमेटी को हम कहें कि टीम अजय बाबू, पक्ष और विपक्ष। अजय बाबू, हेल्थ के बारे बैठ जाइए। माननीय मंत्री, संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। बैठ जाइए। हम चाहते हैं कब तक करवाइएगा, के ग्राम पंचायत समय बता दीजिए। स्वास्थ्य उप केंद्र छठवां स्वीकृति एवं संचालित है। उप पंचायत के ग्राम इगुना, तेतरिया एवं खैरा में भी स्वास्थ्य उप केंद्र स्वीकृत एवं संचालित है। साथ ही प्रश्नगत पंचायत के उपयुक्त स्वास्थ्य उप केंद्रों से लगभग 5-8 किलोमीटर की दूरी पर उपमंडलीय अस्पताल टिकारी भी संचालित है। स्वास्थ्य उप केंद्र छठवां के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए समाहर्ता गया से विभागीय पत्रांक 197/10 दिनांक 4/2/2026 द्वारा अनुरोध किया गया है। भूमि उपलब्ध होने पर विहित प्रक्रिया अनुसार राशि की उपलब्धता के आधार पर भवन निर्माण की स्वीकृति की जाएगी। माननीय 5 से 6,000 की आबादी है। हो गया। माननीय मंत्री ने कहा है 10 किलोमीटर टिकारी जाना पड़ता है। माननीय मंत्री सहमत है। हॉस्पिटल बने हैं वहां से 2 किलोमीटर है। माननीय मंत्री ने जिला समाहर्ता को पत्र लिखा है जमीन के लिए नंबर 1 जी डीएम साहब किया गया हुआ है और सरकार तैयार है। बता दीजिए कि कब वहां बनेगा। बताया तो उन्होंने एक बार बता। प्रमोद जी, जमीन गया है। प्रमोद बाबू, कब तक हो जाएगा पूरा? जमीन उपलब्ध है। उसमें कहा गया कि जैसे स्वीकृति मिलेगी नियमानुसार राशि की उपलब्धता के आधार पर जैसे राशि उपलब्ध होगा बना दिया जाएगा। इसी वित्तीय बजट में इसी वित्तीय बजट में श्रीमती अनीता जी, उत्तर मिला है ना? उत्तर मिला है। माननीय मंत्री, आप पूछ लीजिए। आप मुझसे पूछता हूं जी, पूछती हूँ मैं। माननीय मंत्री,
विधि विभाग, हाँ विधि विभाग, जी जी अगले के बाद माननीय मंत्री बैठ जाइए। माननीय सदस्य श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव नहीं आया है। माननीय मंत्री वस्तु स्थिति यह है कि जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी के पत्रांक 186 दिनांक 2/2/2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पूर्वी चंपारण जिला के चकिया नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत चकियामन झील में सालों भर पानी रहता है। उक्त के आलोक में भूमि के संबंध में वर्णित स्थल को विकसित करने हेतु विभागीय पत्रांक 380 दिनांक 5/2/2026 द्वारा पुनः प्रतिवेदन की मांग विहित प्रपत्र में जिला पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी से की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ऋतुराज कुमार, मंत्री जी एगो समय सीमा निर्धारित करिए ना, कब तक मंगा कर उसको जो है सो करवाना चाहेंगे। एगो शीघ्र नहीं, एगो अति शीघ्र बताइए, अति शीघ्र मंगवाइए। श्री ऋतुराज कुमार। महोदय, अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है और जो भी सब स्टेशन का जिक्र किया गया है उससे व्यवस्था जो पहले थी उससे सुधरी है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद भी देना चाहता हूं। मगर आसन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर वहां पे काको में जैसे विचाराधीन है सब स्टेशन के लिए, उसके जगह अगर ग्रिड बन जाता तो जहानाबाद शहर के उत्तरी इलाके में, शहर में, काको में गर्मी के मौसम में लोड शेडिंग बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से समस्या होती है। अगर वहाँ पे ग्रिड बन जाता है तो ग्रिड की क्षमता ज़्यादा होती है पावर सब स्टेशन से। तो माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर ग्रिड की, जी धन्यवाद। माननीय मंत्री खड़े को बोल दीजिए। सुझाव स्वीकार है। माननीय सदस्य प्रफुल्ल कुमार मांझी। नहीं। सुश्री मैथिली ठाकुर। उत्तर मिला है ना? जी, उत्तर जो मिला है मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है कि भवन जर्जर स्थिति में नहीं है, बस उसकी मरम्मत की आवश्यकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार मंत्री महोदय एक बार पुनः अवलोकन कराएं, क्योंकि मैं खुद जाकर के देखी हूँ भवन जर्जर स्थिति में है। वहाँ पे एक छोटे से कमरे में स्वास्थ्य व्यवस्था का संचालन हो रहा है। एमबीबीएस चिकित्सक नहीं है। पूर्व में वहाँ पर 2-2 एमबीबीएस चिकित्सक थे, लेकिन अभी नहीं है। उत्तर में लिखा है कि उधर आयुष चिकित्सक है, जिससे मैं सहमत हूँ, लेकिन हमें वहाँ पे 2 एमबीबीएस डॉक्टर्स की आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से प्रश्न नहीं कर रही हूँ, मैं बस उनसे एक निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और तब से मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को मंत्री के रूप में देखते आ रही हूँ, उनको स्वास्थ्य के प्रति काम करते हुए देखते आ रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जनहित में वो इसका निदान करें, क्योंकि अति आवश्यक है। 5 से 7 पंचायत इस हॉस्पिटल पर निर्भर करती है, जिसका साफ साफ मानना है कि 40 से 50 हज़ार तक के जो 40 से 50 हज़ार लोग हैं जिस हॉस्पिटल से लाभान्वित होते हैं। और मेरे पूरे विधानसभा के केंद्र में यह हॉस्पिटल है, जिससे कि अलग जो 2 प्रखंड है, घनश्यामपुर प्रखंड और अलीनगर प्रखंड, दोनों इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो इस पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का विशेष ध्यान रहे, यही मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूँ। श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक दल के नेता राजू तिवारी जी, और इस सभा में उपस्थित समस्त मंत्रीगण और समस्त सीधे पूरा पूछिए समस्त उत्तर मिला ना सदस्य को मैं डेहरी विधानसभा। उत्तर मिला आपको है? 2 मिनट सर। उत्तर मिला है? इससे संतुष्ट नहीं है, इससे संतुष्ट नहीं है। ये क्वेश्चन आवर है। जी जी, थोड़ा सा 1 मिनट दे दिया जाए। पहली बार आपने हमें मौका दिया है। आप पार्क के बारे में सभी सदस्यों को मेरी तरफ से डेहरी विधानसभा और लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से 9 वर्ष की ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं सोन तट पर अवस्थित बाबा झारखंडी
मंदिर के प्रांगण में डेहरी डालमिया नगर अवस्थित हो, जो डालमिया नगर एक एशिया का सबसे बड़ा कारखाना हुआ करता था। और वहाँ एक बाबा झारखंडी मंदिर अवस्थित है, जो पुरातत्व काल के वहाँ पौराणिक धर्म स्थल है। पार्क बनवाना ना? जी जी, ये प्रश्न है। पौराणिक स्थल है, वहाँ अनेकों छठ घाट, अनेकों हजारों शादियाँ होती हैं। और वहाँ अभी जाएंगे निरंतर हजारों की संख्या में भीड़ होती है। अभी कोई भी पर्व त्योहार आता है और वहाँ छठ और सोन तट पर अवस्थित है। जैसे हमारे काशी विश्वनाथ में देखते हैं सोन गंगा आरती होती है, उसी तरह हमारे यहाँ बाबा झारखंडी महादेव के प्रांगण में सोन आरती भी होता है और हजारों की संख्या में डेली भीड़ होती है। लेकिन अभी आप बढ़ जाइए, सुनिए। स्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक 326 दिनांक 2/2/2026 द्वारा वर्णित स्थल को पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकसित करने हेतु जिला पदाधिकारी रोहतास से विहित प्रपत्र में विस्तृत प्रतिवेदन की मांग की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। श्री सतीश कुमार सिंह यादव, प्रतिवेदन आने दीजिए, कार्रवाई होगी, धैर्य रखिए। इतना स्पष्ट कहा माननीय मंत्री ने। अब बैठ जाइए। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा गया है, उसके बाद सरकार निश्चित कार्रवाई करेगी। अध्यक्ष महोदय, अभी जवाब टैब पे आया है अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। अध्यक्ष महोदय, जवाब गलत भी है और भ्रामक भी है। अध्यक्ष महोदय, हमारा सवाल था कि रामगढ़ विधानसभा के रेफरल अस्पताल रामगढ़, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गावती और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन और सीटी स्कैन एमआरआई के लिए सवाल था। तो जवाब दिया गया है कि अधिष्ठापन के लिए आपूर्ति आदेश निर्गत किया जा रहा है। महोदय, हम जानना चाहते हैं कि कब तक वहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन जो है स्थापित की जाएगी। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, डॉक्टरों की जानकारी के उपलब्ध में जो जानकारी दी गई है वह जानकारी और चिकित्सा पदाधिकारी दुर्गावती और रामगढ़ रेफरल अस्पताल के द्वारा दी गई जानकारी में बहुत अंतर है। अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ रेफरल अस्पताल में 13 पद स्वीकृत हैं, जबकि वहां पे मात्र 3 डॉक्टर कार्यरत हैं, 2 जनरल फिजिशियन हैं और एक जो है महिला गायनोलॉजिस्ट है। अभी पहले यहाँ पे 7 डॉक्टरों का दिया गया है। जवाब सुन लीजिए। दुर्गावती में भी वही हाल है, 13 पद स्वीकृत है, मात्र 2 डॉक्टर कार्यरत हैं। अभी चिकित्सा पदाधिकारी जो दुर्गावती हैं उन्होंने 1 घंटा पहले हमको जानकारी दिया, बकायदा लेटर, इसमें जो है 6 डॉक्टरों का जिक्र किया गया है। तो जानकारी भी झूठी रिपोर्ट भी है और गलत भी है। अध्यक्ष महोदय, बैठ जाइए, बताइए। जो संभव होगा उसमें हम लोग सरकार की ओर से करेंगे। नीतीश मिश्रा, माननीय मंत्री ने कहा है ना, वो भी देख लेंगे, वो भी दिखवा लीजिएगा माननीय मंत्री, जो गलत रिपोर्ट आया है। किया गया है, आपने जो प्रश्न किया है वो भी ठीक है और जो सरकार ने जो जवाब दिया है वो भी ठीक है। एक मिनट, नीतीश मिश्रा, माननीय सर नीतीश मिश्रा, सरकार ने कहा है कि जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी। नीतीश मिश्रा जी बताया तो शीघ्र करेंगे। नीतीश मिश्रा जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। मैं माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ इतना जानना चाहूँगा, मेरे प्रश्न में है कि जो लखनौर प्रखंड में CHC निर्मित है उसी कैंपस में 20 शैया का प्री फैब की एक भवन की निर्माण और की गई है और माननीय मंत्री महोदय ने ही अपने उत्तर में CHC का भी जिक्र कर दिया है, इसलिए मैं उस CHC पे भी माननीय मंत्री से मैं प्रश्न पूछना चाहूँगा। एक CHC का मानक क्या है अध्यक्ष महोदय? उसमें कितने चिकित्सक होने चाहिए, कितने ग्रेड A की नर्स होनी चाहिए, क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ये मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा। माननीय मंत्री, अगले वित्तीय वर्ष में जो भी है वो सब पूरा कर लिया जाएगा। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं समझ सकता हूं कि मेरा मूल प्रश्न इतना है अध्यक्ष महोदय कि CHC हम सब जानते हैं कि एक प्रखंड का प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र है और PHC को ही प्रखंड में
अपग्रेड करके, जब पुराना रेफरल अस्पताल का कंसेप्ट था उसको सीएचसी के तौर पर अब उसको निर्माण कराया जाता है। 30 बेड वहां पर आज भी ढंग से संचालित नहीं है, तो अतिरिक्त 20 बेड का निर्माण करा के 4 सितंबर 2024 को उद्घाटन करने का कोई औचित्य नहीं है। इन्हीं के उत्तर में दिया हुआ अध्यक्ष महोदय कि 2 चिकित्सक वहां पर उपलब्ध हैं, 2 में 1 मधुबनी में प्रतिनियुक्त हैं, यानी एक ही हैं, 1 वहां पर संविदा के डॉक्टर हैं और 1 दंत चिकित्सक हैं। जो सीएचसी लखनऊ के प्रभारी हैं अध्यक्ष महोदय, वही झंझारपुर पीएचसी के भी प्रभारी हैं। उस परिस्थिति में जो लखनऊ का हमारा सीएचसी है, जैसे उदाहरण स्वरूप 16 ए ग्रेड नर्स का वहां पर पद स्वीकृत है, एक भी कार्यरत नहीं है, और पूरा प्रखंड लगभग 15 ग्राम पंचायतों का है, और पूरे 15 ग्राम पंचायतों के लिए एक प्रमुख सीएचसी है जो लगभग 5 करोड़ की राशि से भी अधिक से निर्मित है। आज भी देखते हैं वो पीड़ा होती है कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिया, लेकिन उस अनुरूप मानव संसाधन पर हमारा ध्यान नहीं गया है। और मेरा सिर्फ प्रश्न इतना है अध्यक्ष महोदय अंतिम, कि जब हम 30 बेड को फंक्शनल नहीं कर पाए हैं, तो ये जो 20 एडिशनल बेड बनाने का औचित्य क्या था? आज भी 1.5 वर्षों के बाद वो ताला लगा हुआ है, जंगल से वो घिर चुका है। मैं माननीय मंत्री महोदय से इतना ही आग्रह करूंगा कि जितने भी सीएचसी हैं, विशेष तौर पर जो मेरा प्रश्न है लखनऊ प्रखंड का, उसमें सीएचसी के मानक के अनुरूप मानव संसाधन, मेडिकल इक्विपमेंट्स, जांच की व्यवस्था, साथ ही साथ जो 20 शैया का प्री फैब टेक्नोलॉजी से इन्होंने जो भवन निर्मित किया है, उसको सिर्फ ये फंक्शनल कर दें शीघ्र से शीघ्र। माननीय मंत्री। विभागीय राज्यादेश संख्या 550-10 दिनांक 11/4/2005 द्वारा मानक के अनुरूप पद सृजन किया गया है। चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर पदस्थापना की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही 7 निश्चय 3/2025-30 अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। वाला नहीं था इनसे। ये स्वीकृति आदेश सीएचसी इनका कब फंक्शनल हुआ? अब ये जो पद सृजन इन्होंने 2025 के अप्रैल महीना का ये बता रहे हैं, सीएचसी हमारा जब बना, ये जो पद सृजन की इन्होंने स्वीकृति कराई, तो वो सीएचसी जो पूर्व से निर्मित है उसमें क्या करेंगे? ये जो पद सृजन है ये प्रीफैब के लिए इन्होंने किया है या सीएचसी के लिए किया है? और जो सीएचसी आज से 5 वर्ष पूर्व से निर्मित है, पद सृजन इन्होंने नहीं किया, तो वो भवन बनाने की इनको आवश्यकता नहीं थी। तो इसलिए स्वास्थ्य विभाग को यह आवश्यक है कि वो देखे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से के साथ साथ पैरेलली जो मानव संसाधन है उसको भी वहां पे प्रतिनिधित्व करने की साथ में इनको कार्रवाई करनी चाहिए। माननीय मंत्री। स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही सारी व्यवस्थाएं खड़ी होगी, नहीं तो हम सारी व्यवस्थाएं खड़ी कर दें और इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है ही नहीं। इसलिए माननीय मंत्री प्रमोद बाबू, कोई डिबेट नहीं। अंतिम मेरा विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष महोदय, मैं 5वीं बार का विधायक हूं झंझारपुर से। वर्ष 2022 से सीएचसी वहां पे फंक्शनल है भवन, आज लगभग अब 4 वर्ष होने को आ रहा है। कितना समय और लेंगे ये बता दीजिए। स्पष्ट है, माननीय मंत्री भी रहे उस दौर में, तो खुद मंत्री थे, लेकिन जहां तक इस पूरी व्यवस्था का मामला है, 2025 में ही पद का सृजन हुआ है, इसको जल्द से जल्द भरा जाएगा, इसमें कहा दो मत है। मोहम्मद मुर्शीद आलम पर हो गया ना। अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आया है, जवाब में आज भी भेद है इसका। ये लिखे हैं कि वस्तुस्थिति ये है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पलासी को 30 सैया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उत्क्रमित कर नए भवन का निर्माण कराकर संचालित किया जा रहा है। और बिहार सरकार की जो विभागीय चिट्ठी है कि 11/4/2025 के द्वारा जो सीएचसी मानक का जो है उसमें
उसको भी फंक्शनल करा दिया गया है। जबकि सच्चाई ये है कि अभी हमारा वो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से बात हुई है, वो 6 बेडेड पहले से था। आज अगर वो 30 बेडेड का किया जा रहा है तो क्या वो फंक्शनल है? मंत्री महोदय से जाना, आप डेट दे दिए, सब चीज दे दिए, कराया जा रहा, नए बिल्डिंग बना करके कराए हैं आप, लेकिन वो फंक्शनल ही नहीं है। आज भी वहां पर 30 बेड लगा हुआ नहीं है। ये सभी जानकारियां गलत है। आप वहां प्रभारी से पूछ लीजिए, सिविल सर्जन से पूछ लीजिए, जहां पर हम लोग हैं, पूछ के आते हैं, देखते हैं, कहिए तो हम उसको इससे जो है ना फोटोग्राफी करा देते हैं आपको। आज भी 6 बेड लगा हुआ है। माननीय मंत्री, विभागीय जांच कराएंगे और आप भी उसमें रहेंगे। हाँ, श्रीमती बेबी कुमारी, सरकार सहमत है, सरकार जांच कराएगी और कार्रवाई करेगी, आप भी रहेंगे। हाँ, जवाब तो आया है, लेकिन जवाब संतुष्ट नहीं हूँ जवाब से। 3 साल पूर्व पहले में उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण का कार्य पूरा होना था, 3 साल पूर्व में, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि समय सीमा तय करें कि कब तक यह भवन बनेगा। माननीय मंत्री, वस्तुस्थिति है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मैदापुर के भवन निर्माण हेतु निर्माण एजेंसी द्वारा निविदा निष्पादित करते हुए संवेदक को कार्यादेश निर्गत किया गया था, जिनके द्वारा कार्य पूर्ण किए जाने के निर्धारित तिथि तथा मात्र छत तक के कॉलम कॉस्टिंग का कार्य ही किया गया है। निर्माण कार्य ससमय पूरा नहीं किए जाने के कारण संवेदक को कालीकृत कर दिया गया है। उक्त स्वास्थ्य केंद्र के शेष कार्य को पूर्ण कराने हेतु अग्रेतर कार्रवाई निगम द्वारा की जा रही है। श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता, स्पष्ट हो गया, कार्रवाई सरकार कर रही है और आगे निर्माण भी होगा। आएगी सर, अब टेंडर होगा ना, टेंडर के बाद ही ना होगा, जाकर के हो जाएगा। धन्यवाद दे दीजिए। इसके लिए बहुत जल्द आवश्यकता है, कार्रवाई धन्यवाद देते हैं। इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता होगा जी। महोदय, ये प्रश्न जो मैंने पूछा था सहरसा में मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल खोलने से संबंधित, जवाब तो मिला है जी। अब पूरक पूछेंगे तो पता नहीं मंत्री जी क्या जवाब देंगे, लेकिन मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि सर 2023 में इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था मेडिकल कॉलेज खोलने का, और जमीन का जो हस्तांतरण हुआ, एक्विजिशन हुआ है 25 में हुआ है, और ये 2 साल लगे। इसी से संबंधित मेरा 2 प्रश्न है सर, 3 प्रश्न। एक ये कि सदर हॉस्पिटल जो है वहाँ सहरसा में, उसमें के पास 21 एकड़ जमीन है और एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। पहला पूरक ये है कि क्या सरकार तत्कालीन रूप से मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उस सदर हॉस्पिटल में खोलने की विचार रख सकती है कि नहीं? माननीय मंत्री, नंबर 1, उन जवाब समझ गए सर उनका, मैं समझ गया उनका साफ, वो फिर पढ़ देंगे, वही वाला पढ़ देंगे उनको। दूसरा ये है कि सरकार कह रही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हम इसको ओपन करेंगे। इससे है कि ये कब टेंडरिंग प्रोसेस में जाएगा ये, और ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मेथोडोलॉजी होगा, क्या होगा कि ऐसा तो नहीं कि हम पूरा संपत्ति लगा के एयरपोर्ट बना दें और किसी को दे दें, उस मॉडल पे तो नहीं होगा ये। हमारा ये कंसर्न है कि अगर पब्लिक पार्टनरशिप में ये जाएगा तो इसका बोझ क्या सहरसा के लोगों को वहन करना पड़ेगा, ये चीज को भी देखना पड़ेगा। पहला कि क्या मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें हो सकता है कि नहीं, पीपी मोड टेंडरिंग प्रोसेस कब में जाएंगे, और ये जो पीपी मोड का क्या होगा, मेथोडोलॉजी क्या होगा, वो हम जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री, जो माननीय सदस्य की चिंता है, सरकार की भी चिंता है। बगल में मधेपुरा के मेडिकल कॉलेज सरकार ने स्थापित किया, लेकिन आज के परिस्थिति में कई डॉक्टर्स को जब भी पदस्थापित किया जाता नहीं जाते हैं। इसके लिए आगे पॉलिसी भी बना रहे हैं कि हम सरकारी जो नौकरी करेंगे उनको हम किसी भी हालत में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करने देंगे, इसकी पॉलिसी बन रही है। लेकिन जो चिंता है माननीय सदस्य की कि उसी जगह पर जहां सदर अस्पताल है, वो लोग उस जगह को हम लोगों ने पूरी तरह समीक्षा कराया था,
मैं स्वयं भी उस जगह पर गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए थे, जिस जमीन पर बनना है, दोनों चीज़ों को देखा है। लेकिन इसके बावजूद यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो जरूर उसकी समीक्षा कराता हूं कि उस पर बनाया जा सकता है या नहीं बनाया सकता है, इसका एक रिपोर्ट मांगता हूं। दूसरा, जो पीपीपी मोड है, इसकी एक पॉलिसी हम बना रहे हैं, सरकार उसको तय करेगी। स्वाभाविक है, जैसे मैंने कहा कि मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में सारी व्यवस्था देने के बावजूद, सारे चीज़ों को देने के बावजूद वहाँ डॉक्टर नहीं रहते, वहाँ नहीं रहते हैं, बेतिया नहीं रहते हैं, तो वहीं से ये सोच भी आई है कि हमको पीपीपी मोड पर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम जितना खर्चा लगाते हैं साल भर में, उतना खर्चा लगाने के बाद भी हमारे लोगों को सुविधा नहीं मिल पाता है। तो इसलिए पीपीपी मोड पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। पॉलिसी जब आएगा तो जरूर माननीय सदस्यों को बताया जाए। श्री मनोज यादव, श्री मनोज यादव, श्रीमती निशा सिंह। अध्यक्ष महोदय, जवाब संतोषजनक है। माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। भाई वीरेंद्र जी, पूछता हूं, उत्तर नहीं आया। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो अपलोड किया गया है, लेकिन माननीय मंत्री को नहीं पहुंचा है, तो हम फिर से पढ़ रहे हैं। पढ़ नहीं पाए हैं माननीय सदस्य को। जिला महोदय, जिला पदाधिकारी पटना का पत्रांक 237 दिनांक 3/2/26 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पटना जिला अंतर्गत मनेर प्रखंड स्थित ग्राम पंचायत हल्दी छपड़ा कित्ता 74 पश्चिमी के निकट अवस्थित है। उक्त स्थल के समीप 3 नदियों का मिलन है, यथा गंगा, सोन एवं सरयू नदी। विभिन्न त्योहारों जैसे छठ पूजा एवं कार्तिक पूर्णिमा में संगम स्थल पर ग्रामीण जनता एवं सुदूर क्षेत्र के निवासियों द्वारा उपस्थित होकर यहां पर स्नान, ध्यान एवं पूजा पाठ किया जाता है। संगम हल्दी छपड़ा घाट से करीब 200 मीटर नदी के बीच में, जहां स्थानीय नाव के माध्यम से निवासी आवागमन करते हैं, घाट से लगी हुई है। जमीन गंगा के प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती है एवं कोई बसावट नहीं है। पर्यटन विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया जाता है। विभागीय पत्रांक 375 दिनांक 4/2/2026 द्वारा उक्त स्थल को विकसित करने हेतु भूमि से संबंधित विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन की मांग जिला पदाधिकारी पटना से की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात समीक्षोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। श्री माधव आनंद। इतना स्पष्ट जवाब दिया इन्होंने। महोदय, ये करें कि वहाँ ग्रामीण नहीं है, वहाँ गांव बसा हुआ है। हम वहाँ के एमएलए हैं और वहाँ गांव बसा है। सरकार का जो पदाधिकारी वो रिपोर्ट दे रहा है, गलत दे रहा है। वहाँ माननीय सांसद भी यहाँ बैठे हुए मंत्री हैं, यहाँ ये भी जानते हैं कि सांसद थे, घनी आबादी, सांसद थे, वही करें, सांसद थे कि अभी मंत्री है, ये मैंने कहा। और ये भी जानते हैं वहाँ की स्थिति कि वहाँ निश्चित रूप से गंगा, सोन और सरयुग नदी बहती है। वहाँ पर्यटक स्थल को विकसित, मैंने वहाँ पर्यटक स्थल घोषित करने का सरकार से मैं मांग करता हूँ। और कई बार इस तरह का क्वेश्चन हुआ, इसीलिए डीएम से मांगा गया प्रतिवेदन, और वहाँ काफी बसावट है। ग्रामीण प्रतिवेदन मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। एकदम नजदीक में गाँव है। श्री माधवानंद। आगे आओ, क्वेश्चन है। अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है मंत्री जी का। माधवानंद जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब मिला है, लेकिन जवाब आया है, लेकिन जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो गया। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जवाब लिखित भेज दीजिएगा, माननीय मंत्री लिखित भेज दीजिएगा। मंत्री जी का जवाब मिला है, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। पूरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि रोहतासगढ़ किला का कुछ भाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना प्रमंडल के अंतर्गत संरक्षित है और इसके संरक्षण में विकास का काम प्रस्तावित है। क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि प्रस्तावित विकास का विवरण क्या है? दूसरा, उत्तर में कहा गया कि किला का कुछ भाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। माधव जी आप पूरा पूछ लीजिए। पूरा की पूछ रहा हूँ। आपका रोपवे का निर्माण के संबंध में। रोपवे का निर्माण। माननीय मंत्री बैठ जाइए, जवाब सुन लीजिए। रोपवे का निर्माण का आपका है?
अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी रोहतास के पत्रांक 27 दिनांक 2/2/26 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रोहतास जिला स्थित रोहतासगढ़ किला का कुछ भाग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना प्रमंडल के अंतर्गत एक संरक्षित स्मारक है, जिसे वर्ष 1915 में गजट नोटिफिकेशन B01814E दिनांक 1/12/1915 द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। इस स्मारक के संरक्षण एवं रखरखाव संबंधी कार्य आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार अनुसार निष्पादित किए जाते हैं। वर्तमान में भी स्मारक के संरक्षण एवं विकास कार्य प्रस्तावित हैं। वन प्रमंडल पदाधिकारी रोहतास वन प्रमंडल सासाराम का पत्रांक 413 दिनांक 31/1/2026 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रोहतास वन प्रमंडल के चेनारी वन प्रक्षेत्र अंतर्गत अवस्थित शेरगढ़ किला कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। पर्यटकों के शेरगढ़ किला का आवागमन हेतु वन विभाग द्वारा सीढ़ियों के जीर्णोद्धार का कार्य करवाया गया है। साथ ही पर्यटकों की सुविधाओं हेतु शेरगढ़ किला की साफ सफाई कार्य समय समय पर किया जाता है। पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 14-15 में रोहतासगढ़ किला पर नए आकाशीय रज्जुपथ रोपवे का अधिष्ठापन हेतु 12 करोड़ 65 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। उक्त योजना का कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में रोहतास जिले के सासाराम में शेरगढ़ किला तक पहुंचने के लिए रोपवे निर्माण के संबंध में कोई योजना नहीं है। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों का उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 6 फरवरी 2026 के लिए निम्नमान्य सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। श्री अजय कुमार सैबीशा, श्री संदीप सौरभ सैबीशा, श्री राहुल कुमार सैबीशा, श्री अजय कुमार सैबीशा, श्री आलोक कुमार मेहता सैबीशा, श्री कुमार सरबजीत सैबीशा, श्री अरुण सिंह सैबीशा, श्री रणविजय साहू सैबीशा। आज दिनांक 6 फरवरी 26 को सदन में वित्तीय वर्ष 26-27 का व्यक्तिगत समान विमर्श निर्धारित। अतः बिहार विधानसभा की प्रकृति कार्य संचालन नियमावली के नियम 171/1 एवं नियम 47/2 के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव सूचना को आह्वान किया जाता है। अब समझते हैं कि इस पर कार्य स्थगित करके इस पर विमर्श करना चाहिए सदन। महोदय, अभी रबी का सीजन में किसानों को यूरिया की भारी कमी और परेशानी की सामना करना पड़ रहा है। सरकारी दरें क्रमशः 266 रुपया निर्धारित है, किंतु बाजार में यूरिया 370 रुपये से लेकर के 450 रुपया प्रति बैग तक बिक रहा है। सरकार के गलत आकलन और आपूर्ति प्रबंधन की विफलता के कारण किसानों को ऊंचे दामों पर बाजार से खाद खरीदने के लिए विवश होना पड़ रहा है। कार्रवाई के नाम पर केवल खुदरा विक्रेताओं को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि बड़े थोक व्यापारी बच निकलते हैं। साथ ही प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक के भ्रष्टाचार के कारण किसानों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः दिनांक 6 आज के दिन सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित कर बिहार के किसान को राहत देने हेतु खाद की पर्याप्त आपूर्ति एवं मूल्य नियंत्रण और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने जैसे अति लोक महत्व के विषय पर विमर्श हो। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री नंद किशोर राम पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत रामनगर में रामनगर बाजार अवस्थित है। हरिनगर शुगर मिल भी है। इसके बावजूद भारी वाहनों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए रामनगर लौरिया, रामनगर नरकटियागंज, रामनगर गोवर्धना मार्गों
के लिए रामनगर से बाहर बाईपास हेतु के साथ साथ रामनगर गोवर्धना मार्ग की चौड़ीकरण की मैं सरकार से मांग करता हूं। श्री मुरारी मोहन झा। माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र हरिनगर गांव में कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा व्यक्तिगत मामला को जातिगत रंग देकर एक ही समुदाय के पूरे गांव के लोगों को SC/ST एक्ट के तहत अभियुक्त बनाया गया है, जो कि अत्यंत चिंताजनक है। निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं। श्री बैजनाथ प्रसाद। सीतामढ़ी जिला में BPL मद का नवंबर एवं दिसंबर माह 2025 का करीब 5000 मीट्रिक टन खाद्यान्न व्ययगत हो गया है। सरकार दोषियों को चिन्हित कर विधि सम्मत कार्रवाई करे एवं रिक्त जिला प्रबंधक के पद को अस्थायी अधिकारी से भरने की कृपा करे। रोमित कुमार। अध्यक्ष महोदय, डिबेट तो नहीं होगा, बैठिए। सरकार ने संज्ञान ले लिया है, सरकार कार्रवाई करेगी। रोमित कुमार आप पढ़िए। रोमित जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, गया सेंट्रल जेल का नामांकन शहीद बैकुंठ शुक्ल के नाम पर किया जाए, क्योंकि अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में उन्हें इसी जेल में फांसी दी गई थी। जैसे मुजफ्फरपुर व भागलपुर जेल का नामकरण शहीद खुदीराम बोस व जुजवा साहनी के नाम पर हुआ है, उसी प्रकार गया जेल का नामकरण शहीद बैकुंठ शुक्ल के नाम पर करने का सरकार से मैं मांग करता हूं। श्रीमती विनीता मेहता। माननीय अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला के रोह प्रखंड 45 किलोमीटर दूर रजौली अनुमंडल में है, जिस कारण आम जनता को जन सुविधा प्रशासनिक सुगमता में काफ़ी कठिनाई होती है, जबकि 15 किलोमीटर नवादा अनुमंडल है। सरकार से रोह प्रखंड को रजौली अनुमंडल से हटाकर नवादा अनुमंडल में शामिल करने की मांग करती हूँ। श्रीमती संगीता देवी, आपका शब्द ज़्यादा था, मौका दिया गया है, आगे से 50 शब्दों में देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 65 बलरामपुर विधानसभा में विभिन्न पुलों की आवश्यकता है। उसी में से एक 65 बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र की रंगामटिया से बारसोई मुख्य सड़क पर खुराजार नदी पर पुल निर्माण का मामला जिला योजना समिति से स्वीकृत है। इस पुल के अभाव में क्षेत्र की 8-10 पंचायतों के ग्रामीणों को अनुमंडल मुख्यालय एवं अस्पताल जाने हेतु 20-25 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। अतः जनहित में सरकार से उक्त पुल निर्माण यथाशीघ्र कराने की मांग करती हूँ। वीरेंद्र कुमार। अध्यक्ष महोदय, रोसड़ा विधानसभा अंतर्गत शिवाजी नगर प्रखंड के करियन गांव में लगभग 4 एकड़ सरकारी जमीन उपलब्ध है। स्टेडियम निर्माण की मांग सरकार से करता हूं। श्री भरत बिंद। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला अंतर्गत भभुआ प्रखंड के ममहान गांव में पुल से ग्राम जिगिनी नहर तक की मरम्मत एवं पूर्वी पटरी का पक्कीकरण कराने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं। मोहम्मद कमरुल हुदा। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार सहित पूरे राज्य के जन वितरण प्रणाली डीलरों को जुलाई 2025 से अब तक मार्जिन मनी का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया गया है। फलस्वरूप वे आर्थिक रूप से परेशान हैं। अतः मैं डीलरों को अविलंब मार्जिन मनी के भुगतान की मांग करता हूं। श्रीमती गायत्री देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के परिहार एवं सोनवर्षा प्रखंड में पानी का जलस्तर बहुत नीचे जाने के कारण चापाकल सूख जाता है और पेयजल के लिए हाहाकार मच जाता है। सीतामढ़ी जिला के परिहार एवं सोनवर्षा प्रखंड में गर्मी आने से पहले नल से जल सभी घरों में पहुंचाने की मांग सरकार से करती हूं। श्री कुमार शैलेंद्र। अध्यक्ष महोदय,
भागलपुर जिला अंतर्गत बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में नागर उच्च विद्यालय पहाड़पुर कोड 3114 के पास 5.5 एकड़ भूमि महामहिम राज्यपाल के नाम से पंजीकृत है महोदय, जिसमें 18 कमरा, स्मार्ट क्लास, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष, सभागार, साइकिल स्टैंड, जिम, फुटबॉल स्टेडियम उपलब्ध है महोदय। अतः सरकार से उक्त विद्यालय के पूर्ण अधिग्रहण की मांग करता हूं महोदय। श्री रामचंद्र प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला अंतर्गत हायाघाट विधानसभा के प्रखंड हायाघाट के छात्र छात्राओं को प्लस 2 करने के बाद उस शिक्षा हेतु कोसों दूर जाना पड़ता है। अतः मैं सरकार से उस शिक्षा हेतु डिग्री कॉलेज खोलने की मांग करता हूं। श्रीमती निशा सिंह। पढ़िए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राणपुर प्रखंड के जोडरंगा लाभा में NH 31 पर स्थित RCC पुल का अलाइनमेंट टेढ़ा होने तथा तीव्र मोड़ होने के कारण एक्सीडेंट से हाल में कई लोगों की मृत्यु हो गई है। सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर मैं पुल के पुनर्निर्माण की मांग सरकार से करती हूँ। श्रीमती कविता देवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला अंतर्गत फलका प्रखंड में बड़ेठा मध्य विद्यालय का भवन 5 वर्षों से निर्माणाधीन है, जिसका 2 वर्ष से लगभग निर्माण कार्य बंद है। अतएव कार्य में लापरवाह संवेदक पर कार्रवाई करने के साथ उक्त निर्माण कार्य कराने हेतु मैं सरकार से मांग करती हूं। उदय कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, गया जी जिला अंतर्गत सिरघाटी NH 2 हाईवे से मोरहर नदी के किनारे होते हुए चेरकी तक का रोड का जो गुरुआ, परैया, बोधगया, गया जी को जोड़ता है, यह रोड सिरघाटी अनुमंडल मुख्यालय में अवस्थित है। यह पथ पर जाम की हमेशा समस्या बनी रहती है। अतः मैं सरकार से लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने हेतु रिंग रोड निर्माण करवाने की मांग करता हूं। अविनाश मंगलम। अध्यक्ष महोदय, रानीगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत काला बलुआ पंचायत के फरियानी बैजनाथपुर गांव में फरियानी नदी है। फरियानी नदी से पनभरनी घाट है। पनभरनी घाट पर जो है कई वर्षों से वहां बैजनाथपुर गांव के जो है लोग पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं महोदय। वहां जो है 2 बार वोट बहिष्कार भी कर चुके हैं, 2020 के विधानसभा में और 25 में भी। रामचंद्र सदा। नहीं है। पढ़िए। अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिला अंतर्गत अलौली विधानसभा के कोसी क्षेत्र में पंचायत आनंदपुर मारन डीह में CSC की आवश्यकता है, इसलिए उक्त स्थानों पर CSC बनाने की मांग करता हूं। श्री रणविजय साहू। अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के मोरबा प्रखंड अंतर्गत डिग्री कॉलेज नहीं रहने से छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु 20 से 30 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय एवं सीमावर्ती जिला जाना पड़ता है। समय और आर्थिक अभाव में छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अतः छात्र हित में मोरबा प्रखंड में डिग्री कॉलेज स्थापना की मांग करता हूँ। सुरेंद्र प्रसाद। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत प्रखंड बगांदू के रामपुर से हरनाट जाने वाली सड़क चौड़ीकरण नहीं होने के कारण आए दिन भीषण जाम एवं दुर्घटना घटती है, जिससे राहगीरों को काफ़ी कठिनाई होती है। मैं सरकार से चौड़ीकरण कराने हेतु मांग करता हूं। सुश्री मैथिली ठाकुर। माननीय अध्यक्ष जी, दरभंगा जिला अंतर्गत अलीनगर विधानसभा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नई शिक्षा प्रणाली के तहत एक समग्र, समावेशी तथा मातृभाषा में शिक्षा के तर्ज पर विलुप्त हो रही संस्कृति और मिथिलाक्षर को बचाने हेतु पंचायतों में मिथिलाक्षर केंद्र स्थापित करने हेतु मैं सरकार से मांग करती हूँ। श्री अजय कुमार। महोदय,
समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायत चखब्बी वार्ड संख्या 9 अल्पसंख्यक टोला से मुख्य सड़क तक आवागमन के लिए कोई संपर्क सड़क नहीं है, जिसके कारण लोगों को पगडंडी से जाना आना पड़ता है। मैं सरकार से उक्त अल्पसंख्यक टोला में संपर्क पथ का निर्माण कराने की मांग करता हूँ। संदीप सौरभ। अध्यक्ष महोदय, बीपीएससी के वार्षिक परीक्षा कैलेंडर में टीआरई 4 का जिक्र नहीं होने से अभ्यर्थियों में भारी निराशा और आक्रोश है। अतः कंप्यूटर साइंस के 26,000 पदों को जोड़ते हुए कुल 1 लाख रिक्त पदों पर डोमिसाइल नीति के साथ टीआरई 4 का विज्ञापन तत्काल जारी करने की मांग सरकार से करता हूं। अख्तरुल इमान। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला बल के मेरे साथ प्रतिनियुक्त अंगरक्षकों को प्रतिनियुक्ति की स्थिति में कार्यस्थल के अनुसार मकान किराया भत्ता एवं शहरी परिवहन भत्ता का लाभ मुख्यालय पटना के अनुसार नहीं दिया जा रहा है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि मकान किराया भत्ता एवं शहरी परिवहन भत्ता मुख्यालय के अनुरूप दिया जाए। मोहम्मद सरवर आलम। अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड में एक भी खेल का स्टेडियम नहीं होने से हजारों ग्रामीण युवा अपनी प्रतिभा खो रहे हैं। युवाओं के शारीरिक विकास और खेल प्रोत्साहन हेतु मैं सरकार से यहां अविलंब आधुनिक स्टेडियम निर्माण कराने की मांग करता हूं। मोहम्मद मुर्शीद आलम। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत जोकीहाट प्रखंड के चकई ग्राम पंचायत अंतर्गत करहमना गांव परमान धार के दोनों किनारे बसा हुआ है। गांव के निकट उक्त धार में पुल नहीं रहने के कारण उक्त गांव का सड़क संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूटा हुआ है। उक्त धार में पुल निर्माण कराने हेतु मैं मांग करता हूं। गुलाम सरवर। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र बाईसी, उप स्वास्थ्य केंद्र डगरवा, ये दोनों स्वास्थ्य केंद्र महोदय एक अनुमंडल में है और एक प्रखंड में है, और दोनों में जितना पद है उसके आधे पद में ही डॉक्टर बहाल है। उस आधे बहाल डॉक्टर में से भी केवल एक डॉक्टर कार्य पर है, बाकी लोगों को दूसरे जगहों पर प्रतिनियुक्त कर दिया गया है, जिसके वजह से वहाँ काफ़ी कठिनाई है। मैं जो दूसरे जगहों पर प्रतिनियुक्त है उसको वापस लाने की मांग करता हूँ। जो खाली पद है उस पर नए डॉक्टरों के बहाल के लिए मांग करता हूँ, और एक डॉक्टर अनाधिकृत इलीगली वो अब्सेंट रहता है, उस पर कार्रवाई की मांग करता हूँ। श्रीमती छोटी कुमारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान नगर विकास एवं आवास मंत्री तथा ऊर्जा मंत्री की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। छपरा नगर निगम में स्ट्रीट लाइट के नाम पर गंभीर घोटाला हुआ है। यह करोड़ों के खर्च के बावजूद कलेक्ट्रेट रोड, डीएम आवास रोड सहित प्रमुख सड़कें अंधेरे में है। यह सरकारी धन की लूट है। उच्च स्तरीय जांच व दोषियों पर कार्रवाई करने की मैं मांग करती हूं। श्री अरुण सिंह। अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला के विक्रमगंज मंडल अंतर्गत आठ प्रखंड पड़ता है, जो जिला का सबसे बड़ा अनुमंडल है। उक्त अनुमंडल में उप कोषागार नहीं रहने के कारण ट्रेजरी कार्य हेतु सासाराम जाना पड़ता है। अतः मैं विक्रमगंज अनुमंडल स्थित उप कोषागार कार्यालय स्थापित करने की सदन के माध्यम से मांग करता हूँ। श्रीमती सावित्री देवी। अध्यक्ष महोदय, जमुई जिला अंतर्गत चकाई प्रखंड की जनसंख्या लगभग 5 लाख के करीब है। इस कारण चकाई प्रखंड को अनुमंडल का दर्जा दिलाने हेतु मैं इस सरकार से मांग करती हूँ। श्रीमती अनीता। माननीय अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला अंतर्गत
काशीचक थाना हाजत में दिनांक 26/11/2025 को सन्नी कुमार ग्राम बौरी की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। अतः मृतक सन्नी कुमार के परिजनों को मुआवजा दिलवाने एवं मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मैं मांग करती हूं। माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जाएगी और ध्यानाकर्षण उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल सूचना ली जाएगी। अब ध्यानाकर्षण सूचना लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री मंजीत कुमार सिंह, सूचना पढ़ी हुई है सरकार का। माननीय मंत्री स्वास्थ्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिला अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण हेतु समहर्ता गोपालगंज द्वारा मांझा अंचल अंतर्गत उपलब्ध कराए गए कुल 14 एकड़ 37 डिसमिल चिन्हित भूमि की उपयुक्तता की जांच हेतु विभागीय पत्रांक 145 दिनांक 2/2026 द्वारा बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड पटना के तकनीकी दल के स्थल निरीक्षण कराए जाने के लिए प्रबंध निदेशक बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड पटना को निर्देशित किया गया है। भूमि उपयुक्तता संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। माननीय सदस्य, ये मंत्रिपरिषद के निर्णय हैं जो 5/9/2023 को लिए गए थे। अध्यक्ष महोदय, यह 2023-24 का सरकार का निर्णय है और निर्णय है पूरे बिहार में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए और लगभग 2,99,78,00,000 रुपए की लागत से कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दी और स्वीकृति देने के बाद BMICL ने 20/10/23 को निविदा भी प्रकाशित किया, लेकिन 2023 के मामले अब तक लंबित हैं और जिला पदाधिकारी गोपालगंज ने यह प्रतिवेदित किया कि माझा के धनकड़ में यह मेडिकल कॉलेज के लिए माननीय मंत्री ने 14 एकड़ कहा, जबकि वह 24 एकड़ 37 डिसमिल है। अध्यक्ष महोदय, तो अब हम जानना चाहते हैं कि जब डीएम गोपालगंज ने यह पत्र लिखा और पत्र लिखे 11 महीने हो गए, तो आज तक कोई समिति का गठन करके जांच सरकार अब तक क्यों नहीं कराई है? यह 23-24 का मामला है और 25-26 से सत्र शुरू होने थे, यह सरकार के निर्णय थे। तो मंत्री जी ये बता दें कि कितने दिनों के अंदर या अपना टेक्निकल टीम भेजकर स्थल का माझा धनकड़ का जांच करा के और मेडिकल कॉलेज के लिए पुनः निविदा करके और मेडिकल कॉलेज का निर्माण सुनिश्चित कराएंगे। माननीय मंत्री। विभागीय लोग जांच करेंगे इसमें, और जो इन्होंने कहा कि जिला अधिकारी उन्होंने जमीन दिया है लेकिन वह जमीन टीम भेजना है। माननीय मंत्री, टेक्निकल टीम भेजना वहां पर है। टेक्निकल टीम भेज करके जमीन उपयुक्त है कि नहीं है और अस्पताल बनने योग्य जमीन है कि नहीं है, वह कितना दूरी है, क्या है, जो एक मेडिकल के दृष्टिकोण से उचित है कि नहीं है, इसको दिखाने के बाद उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। मामले और सरकार का ये निर्णय है और 23-24 का मंत्रिपरिषद का ये निर्णय है महोदय, और 2,99,00,000 सरकार ने स्वीकृत की और आज तक यह 26-27 का बजट हो गया और 11 महीने जिला पदाधिकारी गोपालगंज ने पत्र लिखा, तो विभाग अब तक जांच क्यों नहीं कराई, क्यों विलंब हो रहा है, इसके संबंध में माननीय मंत्री से जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री दिखवा लीजिए, दिखवा लीजिए। माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सूचना पढ़ें। महोदय, केंद्र सरकार द्वारा लागू नेप 2020 और NCF-SF 2023 के दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूली शिक्षा में ललित कला, संगीत और खेल को अनिवार्य विषयों के श्रेणी में रखा गया है। इन विषयों का उद्देश्य छात्रों को मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। इस संदर्भ में बिहार की वर्तमान स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। बिहार में कुल 9,360 माध्यमिक विद्यालय है, जबकि ललित कला का पद मात्र 686 तक ही सीमित है। वर्ष
2015 में 15 के बाद पदों का सृजन नहीं किया गया है। वर्तमान नियुक्तियों TR2 और TR3 में पदों की संख्या अत्यंत कम है, क्रमशः 284 और 40 रही है, जिसके कारण कला शिक्षकों की भारी कमी है। वर्तमान में लगभग 8000 योग्य अभ्यर्थी ललित कला विषय में STET उत्तीर्ण होकर नियुक्ति की प्रतीक्षा में हैं। कला शिक्षकों की कमी के कारण राज्य के छात्र अपनी रचनात्मक प्रतिभा निखारने से वंचित रह रहे हैं। अतः राज्य के सभी 9360 माध्यमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर ललित कला विषय के पदों को सृजित करते हुए BPSC TR4 की अधिसूचना में शामिल करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार के द्वारा बालिकाओं को ललित कला शिक्षा के प्रति बेहतर रुझान एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए 686 ललित कला विषय के माध्यमिक शिक्षकों का पद सृजन करते हुए जिलावार बालिका माध्यमिक विद्यालयों में पद का आवंटन करते हुए पूर्व में नगर निकाय जिला परिषद के माध्यम से नियुक्ति की कार्रवाई की गई। पुनः वर्ष 2023 में विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु नई नियमावली 2023 अधिसूचित की गई, जिसके तहत बिहार लोक सेवा आयोग पटना के माध्यम से भी ललित कला विषय में नियुक्ति की गई। युक्त के आलोक में वर्तमान में राज्य सरकार में 498 ललित कला शिक्षक कार्यरत हैं। ललित कला शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन करते हुए आवश्यकता अनुसार पद सृजन आवलिक नियुक्ति की कार्रवाई की जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 उसने इसको लाजमी किया है। ललित कला शिक्षा को स्कूल के अंदर जो है इसको पढ़ाने के लिए, और राज्य के अंदर जो है 9360 माध्यमिक विद्यालय हैं, और इसमें से सिर्फ जो है 400 समथिंग जो माननीय मंत्री जी ने बताया, तो बाकी विद्यालय में क्या ललित कला की पढ़ाई शुरू करने का सरकार इरादा क्यों नहीं रखती है? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से सरकार के तरफ से इनको बताया गया है। स्पष्ट उत्तर है महोदय। हमने कहा है कि हम नियुक्ति की प्रक्रिया में हैं महोदय। हम जैसे जैसे आकलन करेंगे वैसे वैसे पद का भी सृजन करेंगे, और नियमानुसार जो बहाली की प्रक्रिया है वो भी हम करेंगे। हम इनकार कहाँ कर रहे हैं? माननीय सदस्य आलोक कुमार सिंह। सर सवाल इनकार का नहीं है, बहुत स्पष्ट हुआ। नहीं सर, सरकार मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आपने जो है इस राज्य के अंदर 9360 माध्यमिक विद्यालय खोल रखे हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। मेरी बात तो सर 1 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जब 9360 आपके पास विद्यालय है तो पद सृजन करने के लिए क्या कहां से आपको लेना है अनुमति? सर आप तो कर सकते हैं। आप बच्चों को 2020 नहीं, सर मेरी बात तो खत्म होने दीजिए। भरे नहीं है मेरा अभी तो 498 भरे महोदय, और 686 हमने सृजित किया हुआ है। तो जो प्रक्रिया है बहाली का उसको हम पूरा कर लेंगे महोदय, और पूरा करके फिर आगे बढ़ेंगे। पहले ही सृजन करके क्या करेंगे जब हम प्रक्रिया में थोड़ा पहले नहीं सर इसमें पहले जो पद का सृजन हुआ है उसका नियुक्ति हो रही है। मेरा सर सप्लीमेंट्री सिर्फ इतना है कि आपके पास जो है 8000 जो है ना अभ्यर्थी जो है वो पास करके बैठे हुए हैं, और विद्यालय आपके पास जो है 9360 है। तो इस प्रक्रिया को कब तक पूरा करके इसको भर दिया जाएगा? सर माननीय हम तो कहा आकलन कर रहे हैं। अब विद्यार्थी नहीं है वहां, हम बहाल करके क्या करेंगे? तो आकलन कर रहे हैं। आकलन के हिसाब से इनको माननीय सदस्य को बताया मैंने। जैसे ही आकलन हो जाएगा वैसे वैसे हम लोग सीट की भी बढ़ोतरी करेंगे, और जो शिक्षक बैठे हैं महोदय उनको भी नियुक्ति करके उनको भी मौका देंगे। माननीय सदस्य आलोक कुमार सिंह।
आप सूचना अपनी पढ़े। आलोक बाबू, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पढ़िए, शांति शांति। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही बिहार का ज्वलंत मुद्दा है। बिहार राज्य को धान अधिप्राप्ति हेतु 36,85,000 टन का लक्ष्य दिया गया धान खरीदने के लिए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.15 लाख टन कम है। फिर भी रोहतास जिला धान का कटोरा कहे जाने वाला इस वर्ष धान क्रय करने का लक्ष्य मात्र 3.15 लाख मीट्रिक टन प्राप्त हुआ है। अब नवंबर से अध्यक्ष महोदय 1 नवंबर से धान की खरीदारी राज्य के द्वारा शुरू की गई। 3 महीने बीत चुके, इसके बावजूद भी 1.96 मीट्रिक टन धान की खरीदारी हुई। धान खरीदारी का समय सीमा सरकार के द्वारा 25 फरवरी तक निर्धारित किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों के प्रति चिंतित रहता है। धान खरीदारी नहीं होने की वजह से आज किसान 1800 से 1900 रुपया क्विंटल धान बेचने को मजबूर हुए। सबसे बड़ा उसमें रोड़ा इसका सिस्टम है, सरकार का जो सिस्टम है, जो हम लोगों को मालूम चला कि धान पहले पैक्स के माध्यम से धान पूरा पूछ लीजिए सरकार खरीदती है, इसके बाद उसको पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से मिलर को दिया जाता है और मिलर पुनः चावल एसएफसी को देते हैं। एसएफसी उसको जमा करती है, फिर एफसीआई उसको पेमेंट करती है। इसके बावजूद एफआरके नहीं मिलने की वजह से आज एक तरफ उद्योग नीति के तहत पूरे बिहार में सरकार चिंतित है और वैसे भी एनडीए सरकार में शाहाबाद की स्थिति पिछले साल 22 में से मात्र हम लोग 2 विधायक एनडीए गठबंधन से, और इस बार प्रचंड बहुमत जीतने के बाद हम सभी विधायक शाहाबाद के जब भी क्षेत्र में जाते हैं तो ये सुनने को हमेशा मिलता है, क्या विधायक जी इसका उत्तर माननीय सदस्य समय पूरा हो गया है, अगली तिथि को उसका उत्तर होगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय 1 मिनट के लिए आग्रह, समय हो गया, 12:30 हो गया है। 1 मिनट के लिए आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी से एफआरके का जो 2 एजेंसी तय हुआ है वो भी जितना उसको मिलता है 50 रुपया प्रति टन आगे होगा, घूस मांगता है, उससे कार्रवाई की जाए। लिखित उत्तर के लिए संबंधित को भेज दिया जाता है। ज्वलंत समस्या है। सभा की कार्रवाई अगर इस 2 दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।